नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। आज LLB फर्स्ट ईयर के लिए एक नया चैप्टर ले रहे हैं। आपने पहले पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट लीगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होना चाहिए? प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए और पक्षकार सक्षम होना चाहिए, लीगल रिलेशन उत्पन्न करने का संबंध होना चाहिए। ये सेक्शन 10 की आवश्यक तत्व है कि एक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो आवश्यक तत्व है उसमें प्रस्ताव हो, अभिस्वीकृति हो अर्थात सहमति, प्रतिफल हो और पार्टी सक्षम पक्षकार हो, कॉम्पिटेंट पार्टी हो और विधिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ शब्दों को इंटरप्रिटेशन जो क्लोज है इसको पढ़ना आवश्यक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है निर्वचन, व्याख्या करना, शब्दों की व्याख्या, शब्दों का अर्थ। तो ये सेक्शन 2A से लेकर के J तक दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके पास में किताब है, किताब में से जो मैं यहाँ पर जो है आपके कुछ शब्दों से आपको परिचय कराऊंगा, उन शब्दों की जो है परिभाषा अपने जो है पुस्तक में दी गई है, डेफिनेशन। उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला आता है संविधान निर्माण करने के लिए प्रोपोजल, प्रस्ताव। इसको क्या बोलते हैं? ऑफर भी बोलते हैं। अरे भाई, आप कोई किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखोगे तो प्रस्ताव को वो पढ़ करके अपनी सहमति देगा, अपनी कंसेंट देगा। प्रस्ताव में कौन से कंटेंट्स है उसके आधार पर दूसरा पक्षकार अपने को जो है वो अपनी सहमति देगा। तो सबसे पहला जो इसका आवश्यक तत्व मैं समझता हूं वो प्रपोजल है, प्रस्ताव है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी विषय को, कार्य को करने या कार्य से विरत रहने के लिए जो है दूसरे व्यक्ति की उसी भाव में, उसी सेंस में क्या चाहता है? अपनी एक्सेप्टेंस, सहमति चाहता है, तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं when one person signifies to another his willing to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstain, he is said to make a proposal। कहते हैं कि वो प्रस्ताव रखता है। कोई कार्य करेगा, कार्य करने से विरत रहेगा, इस प्रकार का अपना प्रस्ताव किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है और दूसरे व्यक्ति से क्या चाहता है? एक्सेप्टेंस चाहता है, तो वो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव के बारे में बड़ी डिटेल से अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्ताव के ऊपर डिटेल प्रश्न भी आता है। इसलिए आज परिभाषा क्लोज में हम पढ़ रहे हैं भी प्रस्ताव है क्या। कोई कार्य करना, कार्य करने से विरत रहना, कुछ किया, कुछ करने से विरत रहा, इस प्रकार की सहमति दूसरा पक्षकार देता है तो कहते हैं कि पहले वाले ने कुछ प्रस्ताव रखा है। अब दूसरा आता है, इसमें डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा आगे जाकर के। हम कल जो है प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रपोजल पढ़ेंगे, उसके बारे में जो है विशेष बड़ा प्रश्न भी आता है। प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस, सहमति, इसके सेक्शन 2B में ये 2A ध्यान रखने की बात है। प्रस्ताव 2A में है और प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस, अभिस्वीकृति सेक्शन 2B में है। When the person to whom the proposal is made signifies his assents there to the proposal is said to be accepted। प्रस्ताव में जो कही गई बात है, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य नहीं करने के लिए, कुछ कार्य से विरत रहने के लिए कुछ कहा गया है, उसको दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है, उससे क्या कहते हैं? प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब तक एक्सेप्टेंस प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, दूसरे पक्षकार ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। भाई, अपन शादी करने के लिए, बच्चे के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तो हम प्रपोजल रखते हैं कि हम हमारी बच्ची जो है आपके लड़के को देना चाहते हैं। जब दूसरा पक्षकार, लड़की वाले पक्षकार अपने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर शादी नहीं होगी।
ऑफर को यदि स्वीकार नहीं किया है तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं दी, उन्होंने सहमति नहीं दी, फिर बेकार है, फिर सगाई नहीं होगी। तो प्रस्ताव है पहली सीडी, प्रस्ताव के बाद में आएगा अभिस्वीकृति, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। और ये सारी कुछ सक्षम पक्षकारों द्वारा ही होता है, बाद में इसमें डिटेल में जाएंगे सेक्शन 10 में। फिर तीसरा पॉइंट आता है वचनदाता, इसको कहते हैं प्रोमिजर, और वचन ग्रहीता उसको कहते हैं प्रोमिजी। सेक्शन 2C में इसकी परिभाषा दी गई है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर, जो प्रस्ताव रखता है उसे प्रोमिजर कहते हैं, वचनदाता कहते हैं। और जो प्रस्ताव स्वीकार करता है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजी। जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन ग्रहीता। जो प्रस्ताव रखता है उसे वचनदाता, प्रोमिजर, प्रोमिजी। ये शब्द जरूरी है आपको याद रखने के लिए। फिर इंपोर्टेंट आता है प्रतिफल, कंसिडरेशन। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल प्रस्ताव में जो रखा दूसरे व्यक्ति के समक्ष, भाई तू ये कार्य करेगा, ये कार्य नहीं करेगा। जैसे एक नौकर को घर पे रखा, कहा भी तू जो है कार सफाई करेगा, बाहर झाड़ू निकालेगा, आए हुए मेहमानों को चाय पिलाएगा, रसोई में नहीं जाएगा, ये कार्य नहीं करेगा, ये कार्य करेगा। इस पर यदि वो एक्सेप्टेंस देता है तो वचनदाता उसको वचन देता है कि मैं ये मूल्य दूंगा प्रोमिजी को, प्रोमेजर क्या कहता है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done and abstained from doing or does or abstains from doing or promiser to do or to abstain from doing something. Such act from abstinence of the promisee is called a consideration for the promisee. वचनदाता वचन ग्रहीता को वचन देता है, इसे प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल का मतलब है वैल्यूबल चीज, कि एक मैंने नौकर को घर पे रखा, कुछ कार्य करने को कहा है, कुछ कार्य करने को नहीं कहा है, या मैंने किसी एजेंसी को नौकर रखने के लिए कहा, एजेंसी ने उससे कोई नौकर रखा, ये कार्य करेगा, ये कार्य नहीं करेगा, तो प्रोमिजर वचन देता है किसको, प्रोमिजी को, कि मैं इतने मूल्य आपको दूंगा। इसे प्रतिफल कहते हैं। और ये लाफुल होना चाहिए, आगे जाकर के डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये लाफुल होना चाहिए। 2D की परिभाषा हमेशा परिभाषा क्लोज में पूछी जाती है, सेक्शन 25 में बड़ा प्रश्न आएगा, लेकिन 2D में परिभाषा कंसीडर प्रतिफल की दी गई, आपको याद करनी। फिर आता है करार, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पहले जन्म लेता है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी परिभाषा एग्रीमेंट की दी है 2E में परिभाषा क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एन एग्रीमेंट, इसे करार कहते हैं। एक दूसरे को वचन दिया है कि हम प्रतिफल देंगे, एक दूसरे की रजामंदी हुई है, एक दूसरे में समझौता हुआ है भी ये कोई कार्य करेगा, कार्य करने से विरत रहेगा और इसको इतना मूल्य इसको दिया जाएगा, वो एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट लॉफुल होना चाहिए। और इस एग्रीमेंट को, इस करार को ठहराव भी कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखना कि ठहराव से आप क्या समझते हैं। ठहराव का मतलब एग्रीमेंट है, समझौता, पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ है कोई कार्य करने या कार्य करने से विरत रहने के लिए, और एक दूसरे को उसने वचन दिए है, तो इसे ठहराव भी कहते हैं, ध्यान रखने की बात है। फिर आता है छठा, व्यतिकारी वचन। व्यतिकारी वचन रेसिप्रोकल
प्रोमिजी। 2F में इसकी परिभाषा दी गई है, प्रोमिसी विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिजी। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है या प्रतिफल का भाग है, उसे व्यतिकारी वचन या पारस्परिक वचन कहते हैं। एक दूसरे को देने का वचन दिया है, दोनों रेसिप्रोकल। भाई रेस्पेक्ट गिव एंड टेक होता है, मैं आपका आदर करूंगा तो या आप मेरा आदर करोगे, इसको कहता है रेसिप्रोकल, दोनों का दायित्व है। इसकी परिभाषा दी गई है 2F में। कल को पूछ रही, इसको व्यतिकारी वचन भी कहते हैं और पारस्परिक वचन भी कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिजी, एक दूसरे के प्रति दोनों में। फिर आता है 7वां शून्य करार, वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2G में वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, विधि उसे लागू नहीं करती, न्यायालय उसे लागू नहीं करते, वो क्या कहलाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। सेक्शन 2G में शून्य करार, इसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शून्य करार आपको याद रहना चाहिए। विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या कानून से लागू नहीं करती या कोर्ट से लागू नहीं करती, वो शून्य करार है। एन एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। फिर लास्ट में आता है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है। तो ये मेन संविदा जो है वो ये है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार कानून लागू करती है कोर्ट एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट में जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सेक्शन 10 के मुताबिक, वही कॉन्ट्रैक्ट है। अर्थात उन्हीं एग्रीमेंट्स को न्यायालय लागू करेगा, तो उसे कहते हैं एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है 9वां शून्य करणीय। ये H में परिभाषा दे रखी है संविदा की, H में 2H में शून्य करणीय संविदा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? 2I में ये परिभाषा दी गई है। जब पक्षकार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्य करणीय संविदा वे संविदाएं हैं जब तक पक्षकार उसे शून्य घोषित नहीं करेगा तब तक मान्य है। शून्य करानी पड़ेगी। धोखे से हुई है, फ्रॉड से हुई है, भूल से हुई है, मिस्टेक से हुई है, क्या हुआ है, कोर्ट में आकर के कहेगा तो ही वो जो है दस्तावेज शून्य होंगे, शून्य करणीय एग्रीमेंट होगा, शून्य करणीय संविदा होगी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 19 और 19A में इसके आधार दिए गए हैं कि शून्य करणीय संविदाएं कौन कौन सी है। अर्थात पक्षकार के ऑप्शन पर यह निर्भर करता है कि पक्षकार जाए कोर्ट में और कोर्ट में ऐसे दस्तावेजों को, ऐसी संविदाओं को शून्य घोषित करवाए, शून्य करणीय वॉइडेबल करार दे कि इस कारण से ये संविदाएं जो शून्य करनी है। फिर लास्ट आता है शून्य संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2J, वॉइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो आवश्यक तत्वों की जरूरत थी 10 के मुताबिक वो था, वैलिड था, लेकिन सबसिक्वेंट पॉसिबिलिटी, पार्श्विक असंभवता ऐसी हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया, कोई महत्व नहीं रहा। जो सेक्शन 56 में डॉक्ट्रिन और फ्रस्ट्रेशन के दौरान अपन पढ़ेंगे, तो वो शून्य संविदा है जिसको लागू नहीं किया जा सकता, शून्य है, शून्य हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ओके थी, सारे तत्व थे, लेकिन बाद में असंभव हो गई, इम्पॉसिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसको शून्य संविदा कहते हैं। तो ये सेक्शन 2J, A से लेके ABCDEFG, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज ही इसको किताब की सहायता से लिख ले डिटेल में। और फिर सब में ये जो है प्रस्ताव पर बड़ा प्रश्न आएगा और एक्सेप्टेंस पर बड़ा प्रश्न आएगा, प्रतिफल पर बड़ा प्रश्न आएगा। प्रस्ताव है उसके अंदर काइंड्स ऑफ प्रपोजल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया गया है। आपको पढ़ना है, किताब की सहायता लेनी है। जय हिंद, जय भारत।